तो आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे देशों के अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश, उत्पादन इन सब के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि व्यापार कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस एक जगह टिकी हुई हो। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलती है, तकनीक बदलती है, राजनीति बदलती है, इसका रूप भी बदलता रहता है। हम ये देखेंगे कि समय के साथ व्यापार को समझने के जो तरीके हैं, वो कैसे बदले हैं। अच्छा, चलिए फिर शुरुआत करते हैं व्यापार के इतिहास से। एक झलक देखते हैं। मतलब पुराने जमाने से लेकर रोमन साम्राज्य और मध्य युग तक ये लंबी दूरी का व्यापार तो हमेशा से जरूरी रहा है ना। मसाले, रेशम, यहाँ तक कि गुलामों का भी व्यापार होता था। है कि इनका फौरन क्या असर हुआ, पर लंबी अवधि में देखें तो इन्होंने पूरी दुनिया के व्यापार को बदल दिया। लेकिन व्यापार का जो असली बड़ा फैलाव हुआ वो तो 19वीं सदी में हुआ। अच्छा, कैसे? जब परिवहन की लागत कम हुई, जैसे जहाज, रेलगाड़ी, और साथ में औद्योगिकरण भी हुआ, फैक्ट्रियां वगैरह लगने लगी। और व्यापार और आर्थिक विकास का रिश्ता भी बड़ा दिलचस्प लगता है। इसने औद्योगिक क्रांति में भी भूमिका निभाई होगी और शायद देशों के बीच जो आर्थिक अंतर है उसमें भी। हाँ, बिल्कुल। जैसे जिन यूरोपीय देशों की पहुंच अटलांटिक महासागर तक थी, वे आगे बढ़ गए। लेकिन स्पेन जैसे देशों पर इसके कुछ नकारात्मक असर भी पड़े, जैसा हमने पहले बात की। ठीक है, अब आते हैं मूल सवाल पर। व्यापार होता क्यों है? आखिर क्यों? देखिए, एडम स्मिथ ने देशों के बीच विशिष्टीकरण की बात की थी। जैसे एक दर्जी है, वो जूते नहीं बनाता, और मोची कपड़े नहीं सिलता। सब अपना अपना काम करते हैं। हाँ, पर ये पूरी कहानी नहीं है। यहीं पर शायद डेविड रिकार्डो का वो तुलनात्मक लाभ वाला सिद्धांत आता है, कंपैरेटिव एडवांटेज। बिल्कुल। रिकार्डो ने कहा कि व्यापार का आधार ये नहीं है कि कौन किसी चीज को सबसे सस्ता बना लेता है, यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज, बल्कि आधार है सापेक्षिक या तुलनात्मक लाभ। उन्होंने वो इंग्लैंड और पुर्तगाल का कपड़ा और शराब का वो उदाहरण दिया था। हाँ हाँ, वो क्या था, जरा समझाएंगी? बिल्कुल, रिकार्डो के हिसाब से हो सकता है पुर्तगाल इंग्लैंड से कम मेहनत में कपड़ा भी बना ले और शराब भी। ठीक है, लेकिन पुर्तगाल को शराब बनाने में तुलनात्मक रूप से ज्यादा फायदा है। मान लीजिए उसे शराब बनाने में 80 श्रमिक लगते हैं, जबकि कपड़े में 90। और इंग्लैंड को कपड़ा बनाने में तुलनात्मक फायदा है। मान लीजिए उसे कपड़े में 100 श्रमिक लगते हैं और शराब में 120। अच्छा, तो पुर्तगाल को शराब पर फोकस करना चाहिए और वही निर्यात करना चाहिए, और कपड़ा इंग्लैंड से मंगाना चाहिए, भले ही वो कपड़ा इंग्लैंड से कम मेहनत में बना सकता हो। ओके। इसी तरह इंग्लैंड को कपड़ा निर्यात करना चाहिए। तो ये व्यापार का पैटर्न सापेक्षक उत्पादकता तय करती है, ना कि कौन बस सस्ता बना रहा है। तो ये सिद्धांत बताता है कि देश उन चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं जिनमें उन्हें तुलनात्मक लाभ होता है। लेकिन इस सिद्धांत की भी अपनी कुछ सीमाएं होंगी, खासकर जब कई देशों और बहुत सारे उत्पाद हों। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर हेक्स और ओलेन सिद्धांत आता है। ये दो अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा कि व्यापार का आधार तकनीक में अंतर नहीं है, बल्कि देशों के पास जो उत्पादन के साधन है ना, जैसे पूंजी, श्रम, जमीन, उनकी मात्रा में कितना अंतर है। फैक्टर एंडाउमेंट्स जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब कैसे? उनका तर्क था कि जिन देशों के पास पूंजी यानी पैसा, मशीनें ज्यादा हैं, वे पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, जैसे कारें, मशीनें। हाँ,
और जिन देशों के पास श्रम यानी मजदूर ज्यादा है, वे श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, लेबर इंटेंसिव गुड्स। जैसे कपड़े, जूते। बिल्कुल। और उन्होंने ये मान लिया था कि तकनीक मतलब बनाने का तरीका वो तो सब जगह एक जैसा ही उपलब्ध है। तो क्या ये सिद्धांत सही साबित हुआ जब इसे जांचा गया? यहीं पर एक मजेदार चीज सामने आई, लियोन्टिव पैराडॉक्स। जब अमेरिका के व्यापार को देखा गया, जो उस समय सबसे ज्यादा पूंजी वाला देश माना जाता था, तो पता चला कि वो तो श्रम गहन चीजें ज्यादा निर्यात कर रहा था। अरे, ये तो उल्टा हो गया। हाँ, इसे लियोन्टिव पैराडॉक्स कहते हैं। इसने काफी बहस छेड़ी। बाद के अध्ययनों ने फिर फैक्टर कंटेंट और देशों के बीच उत्पादकता TFP के अंतर को शामिल करके इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की और मिसिंग ट्रेड जैसी और भी समस्याएं सामने आईं। खैर, अब एक और बहुत जरूरी सवाल, क्या व्यापार से सभी को फायदा होता है? स्मिथ और रिकार्डो का तो मानना था कि हाँ, व्यापार सबके लिए अच्छा है क्योंकि इससे उपभोग की संभावनाएं बढ़ती हैं। देश अपनी खासियत वाली चीज बनाकर ज्यादा उत्पादन और उपभोग कर सकते हैं। हाँ, और इसके ऐतिहासिक उदाहरण भी हैं। जैसे अमेरिका ने 1807-9 में व्यापार पर कुछ रोक लगाई थी, तो अंदाजा है कि उसे अपनी GNP का लगभग 5% नुकसान हुआ था। अच्छा खासा नुकसान। हाँ, और दूसरी तरफ जब जापान ने करीब 200 साल बंद रहने के बाद 1859 में व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोले, तो उसे अपनी GDP का 5 से 9% तक का फायदा हुआ। तो आंकड़े तो फायदे की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन क्या ये फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है? यहाँ पर शायद वो डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वाली बात आती है, वितरण संबंधी मतभेद। बिल्कुल सही, यही असल मुद्दा है। अगर हम मान लें कि उत्पादन के साधन जैसे मजदूर हैं, पूंजीपति हैं, जमींदार हैं, वो अलग अलग उद्योगों से जुड़े हैं, तो व्यापार से कुछ को फायदा और कुछ को नुकसान हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई देश कपड़ा निर्यात करता है जो शायद पूंजी गहन है, और शराब आयात करता है जो श्रम गहन है। तो हेक्सर ऑलिन मॉडल और स्टॉल्पर सैमुअलसन प्रमेय के अनुसार पूंजीपतियों को फायदा होगा क्योंकि पूंजी की मांग बढ़ेगी, और श्रमिकों को शायद नुकसान होगा क्योंकि श्रम गहन वस्तु आयात हो रही है। और इसी तरह अगर कुछ साधन किसी खास सेक्टर में ही अटके हुए हैं, मतलब वो आसानी से दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकते, जैसे कोई कपड़े का ही एक्सपर्ट हो या शराब का। हाँ, उसे स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल कहते हैं। तो उस स्थिति में जो लोग निर्यात वाले सेक्टर से जुड़े हैं उन्हें फायदा होगा, और जो लोग आयात से मुकाबला करने वाले सेक्टर से जुड़े हैं उन्हें नुकसान। तो मतलब ये साफ है कि व्यापार से देश को कुल मिलाकर फायदा हो सकता है, लेकिन देश के अंदर ही कुछ समूह हार सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये संभव है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या सरकार कुछ कर सकती है? क्या हारे हुए लोगों की भरपाई करके सभी के लिए व्यापार को फायदेमंद बनाया जा सकता है? लमसम टैक्सेस एंड सब्सिडीज, या फिर वस्तुओं और साधनों पर अलग अलग टैक्स या सब्सिडी लगाकर डिक्सिट-नॉर्मन पॉलिसी, इनके जरिए ऐसा किया जा सकता है कि व्यापार के बाद किसी की भी स्थिति पहले से खराब ना हो। लेकिन क्या ये असलियत में हो पाता है? यही मुश्किल आती है। व्यवहार में ऐसी नीतियां बनाना और लागू करना बेहद मुश्किल है। एक तो जानकारी की कमी होती है, किसको कितना नुकसान हुआ ये कैसे पता लगाएं, और फिर राजनीतिक दबाव, जो हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं
जिन्हें फायदा हो रहा होता है, वो अक्सर ऐसी किसी भी भरपाई वाली नीति का विरोध करते हैं। तो ये सब लागू करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। के बाद हमने व्यापार के पारंपरिक नजरिए को समझा था, मतलब जहां देश अपनी खासियत के हिसाब से चीजें बनाते और बेचते हैं। लेकिन असल दुनिया तो कहीं ज्यादा पेचीदा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आज की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो काफी उलझी हुई है, और एक चीज जो हम देखते हैं वो थोड़ी हैरान करती है। जैसे जर्मनी, वो बढ़िया कारें बनाता भी है और बाहर से मंगाता भी है। हाँ, मतलब अमीर देश आपस में ही एक जैसी चीजों का खूब व्यापार करते हैं। इसे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कहते हैं, और ये पुराने सिद्धांतों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो लगता है। अगर कोई देश मान लीजिए कारें बनाने में इतना अच्छा है, तो वो बाहर से क्यों मंगाएगा फिर? क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब उत्पादों में जो फर्क दिखता है। हर कंपनी की कार या मान लीजिए टाइल या शर्ट वो थोड़ी अलग होती है ना? हाँ, डिजाइन अलग होगा, क्वालिटी में फर्क होगा, ब्रांड की अपनी पहचान होगी, और उपभोक्ता भी वो अलग अलग वैरायटी चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि कौन सस्ता बना रहा है, बल्कि पसंद और वैरायटी का भी खेल है। हाँ, और इसमें शायद वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली बात है, बड़े पैमाने पर उत्पादन, उसका भी कुछ रोल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। आप सोचिए, जैसे हवाई जहाज बनाना है या कोई नई दवाई बनानी है, तो शुरू में रिसर्च और फैक्ट्री सेटअप का खर्चा कितना ज्यादा होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो जब कोई कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है, तो वो जो भारी लागत है वो हर एक चीज पर कम हो जाती है, प्रति इकाई लागत घट जाती है। तो ये जो भिन्नता है उत्पादों में, और ये जो बड़े पैमाने की बचत है, यही समझाते हैं कि क्यों एक जैसे अमीर देश भी आपस में इतना व्यापार करते हैं। और इसका एक बड़ा फायदा ये है कि हम सबको, मतलब उपभोक्ताओं को, ज्यादा विकल्प मिलते हैं, बढ़िया किस्मों का चुनाव करने को मिलता है। हाँ, ये तो समझ आता है। ये तो हुई इंडस्ट्री की बात। लेकिन क्या एक ही इंडस्ट्री की, मतलब मान लीजिए कपड़ा उद्योग की सारी कंपनियां एक जैसी होती हैं? क्या सब एक्सपोर्ट करती हैं, निर्यात? नहीं, ये एक और बहुत अहम नुक्ता है। असलियत ये है, और ये थोड़ी चौंकाने वाली बात हो सकती है, कि ज्यादातर कंपनियां, मेरा मतलब है लगभग 80 से 85% कंपनियां, वो सिर्फ अपने देश में ही सामान बेचती हैं। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 15-20% ही निर्यात करती हैं? हाँ, निर्यात करने वाली कंपनियां असल में बहुत कम होती हैं। ये तो काफी कम है। तो फिर जो कंपनियां निर्यात करती हैं, उनमें ऐसा क्या खास होता है? वो अलग कैसे होती हैं? हाँ, वो कंपनियां जो निर्यात करती हैं वो आमतौर पर ज्यादा बड़ी होती हैं, ज्यादा कुशल होती हैं। कुशल मतलब कम लागत में ज्यादा और बेहतर उत्पादन करने वाली, और वो अक्सर अपने कर्मचारियों को बेहतर वेतन भी देती हैं। अच्छा। बात यह है कि देखिए, विदेशी बाजार में घुसना और वहां टिके रहना ये आसान काम नहीं है। वहां के बाजार को समझना पड़ता है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ता है। इन सब कामों में काफी पैसा और मेहनत लगती है। इसे फिक्स्ड एक्सपोर्ट कॉस्ट्स कहते हैं। यानी कि एक तरह से एंट्री फीस है उस मार्केट की। हाँ, कह सकते हैं। तो सिर्फ जो सबसे तगड़ी, सबसे कुशल कंपनियां होती हैं, वो ये लागत उठा पाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो पाती हैं। तो इसीलिए जो निर्यात करती हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि निर्यात करने वाली कंपनियां
और खासकर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मतलब मल्टीनेशनल्स, जो कई देशों में काम करती हैं, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। और आजकल तो एक और चीज देखने को मिलती है, कंपनियां सिर्फ पूरा बना हुआ माल ही नहीं बेच रही। हमने सुना है कि वे उत्पादन के अलग-अलग हिस्से, मतलब प्रोसेस को ही दुनिया भर में अलग-अलग जगहों पर करवाती हैं। जब जिसे शायद ऑफशोरिंग या आउटसोर्सिंग कहते हैं। हाँ, सही कहा आपने, ऑफशोरिंग या आउटसोर्सिंग। और ये मुमकिन हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से, खासकर कम्युनिकेशन और आईटी में जो तरक्की हुई है। अब कंपनियां ऐसा कर सकती हैं कि डिजाइन शायद अमेरिका में हो रहा है, उसके पुर्जे चीन में बन रहे हैं, और फिर उन सबको जोड़ा, मतलब असेंबल वियतनाम में किया जा रहा है। अच्छा। और ये काम करवाने के उनके पास दो मुख्य तरीके होते हैं। या तो वे विदेश में अपनी खुद की ब्रांच या फैक्ट्री खोल लें, इसे एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, या फिर वो किसी दूसरी बाहरी कंपनी को जो उस काम में माहिर हो उसको ठेका दे दें, इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो ये एफडीआई क्यों करती हैं कंपनियां? मतलब विदेश में अपनी ब्रांच खोलने का क्या मकसद होता है? सिर्फ सस्ता श्रम? नहीं, सिर्फ सस्ता श्रम ही नहीं, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। इसमें कंपनी सीधे विदेशी बाजार तक पहुंचना चाहती है। मान लीजिए भारत में कोई चीज बेचनी है तो वो यहीं फैक्ट्री लगा लेगी ताकि शिपिंग का खर्चा बचे या वहां के टैक्स वगैरह से बचा जा सके। अच्छा, मतलब लोकल मार्केट के लिए। हाँ, और दूसरा होता है वर्टिकल एफडीआई। इसमें उत्पादन के अलग अलग चरणों को लागत कम करने के लिए अलग अलग देशों में बांटा जाता है। जैसे जहां सस्ता श्रम मिले वहां वो वाला काम करवाया, जहां कच्चा माल सस्ता मिले वहां दूसरा काम। और कभी कभी तो कंपनियां और भी जटिल रणनीति अपनाती हैं, जैसे एक देश में फैक्ट्री लगाई और वहां से बनाकर आसपास के दूसरे देशों को माल बेच रही हैं। उसे प्लेटफॉर्म एफडीआई भी कहते हैं। समझ गए। लेकिन कंपनी ये कैसे तय करती है कि कोई काम विदेश में अपनी ही टीम से करवाए, मतलब एफडीआई के जरिए, या किसी बाहरी सप्लायर को दे दे, आउटसोर्स कर दे? ये फैसला कैसे होता है? हाँ, ये एक बहुत अहम फैसला है। इसे इंटरनलाइजेशन डिसीजन कहते हैं। मतलब काम को अपने अंदर रखना है या बाहर देना है। देखिए, अगर कंपनी अपनी ब्रांच रखती है, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं, तो उसका उस पूरी प्रक्रिया पर ज्यादा नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है। हाँ, कंट्रोल। खासकर अगर कोई ऐसी चीज बन रही है जहां टेक्नोलॉजी बहुत नई है या क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर काम किसी बाहरी सप्लायर को दिया जाता है, आउटसोर्सिंग, तो हो सकता है कि उस सप्लायर को बेहतर काम करने का ज्यादा प्रोत्साहन मिले। प्रोत्साहन कैसे? क्योंकि उसका मुनाफा सीधे तौर पर उसी काम की क्वालिटी और लागत पर निर्भर करेगा। वो शायद उस काम में ज्यादा स्पेशलाइज्ड भी हो। अच्छा, हाँ, ये बात भी है। तो ये चुनाव किस पर निर्भर करता है फिर? कंट्रोल ज्यादा जरूरी है या बेहतर प्रदर्शन का इंसेंटिव? ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे वो काम कितना जटिल है, क्वालिटी कंट्रोल कितना जरूरी है, और जो अंतिम उत्पाद बन रहा है उसकी सफलता किस पर ज्यादा टिकी है, कंपनी के अपने इनपुट पर या सप्लायर की मेहनत पर। इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो असल में एक ही बड़ी कंपनी की अलग अलग देशों में जो शाखाएं हैं उनके बीच ही होता है। अच्छा, अपनी ही कंपनी के अंदर। हाँ, इसे इंट्रा फर्म ट्रेड कहते हैं, और ये खासकर उन उद्योगों में ज्यादा होता है जहां टेक्नोलॉजी अहम है या फिर पूंजी का बहुत बड़ा निवेश होता है, मतलब मशीनरी वगैरह में, जिन्हें कैपिटल इंटेंसिव उद्योग कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम आज के वैश्विक व्यापार को देखें तो ये सिर्फ इस बात का खेल नहीं है कि किस देश के पास कौन से संसाधन है या कहाँ मजदूरी सस्ती है।
अब तो इसमें उत्पादों की वैरायटी, कंपनियों की अपनी अंदरूनी ताकत और कुशलता, वो कैसे उत्पादन को दुनिया भर में फैलाती हैं, उनकी रणनीतियां और ये नियंत्रण बनाम प्रोत्साहन का संतुलन, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत ही बहुस्तरीय तस्वीर है। इसमें ये सारे पहलू मिलकर तय करते हैं कि कौन सी कंपनी क्या चीज कहां और कैसे बना रही है और बेच रही है। ये पारंपरिक सोच से कहीं ज्यादा जटिल और गतिशील है। वाकई व्यापार की दुनिया अंदर से देखने पर तो काफी अलग ही नजर आती है। एक सवाल बस मन में आता है कि अगली बार जब हम कोई लेबल देखें, मेड इन फलाना देश, तो क्या हमें ये सोचना चाहिए कि उस एक छोटे से लेबल के पीछे कितने देशों, कितनी कंपनियों और कितनी जटिल प्रक्रियाओं की कहानी छिपी हो सकती है? हाँ, ये बिल्कुल सोचने लायक बात है। और उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से वैश्विक व्यापार की ये जो उलझी हुई जटिल तस्वीर है, वो हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ी और साफ हुई होगी। ये जानकारी कैसी लगी? क्या इसे समझने में मदद मिली? अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं ताकि हम आगे इसे और बेहतर तरीके से पेश कर सकें।